स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की बुक अर्थशास्त्र हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में एनसीईआरटी को डिटेल में कवर करने के साथ एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, खास करके एमसीक्यू हुए या फिर अभिकथन या कारण वाले सवाल हुए, इस तरह के सवालों का भी हम ढेर सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। और आज की जो क्लास है ये हमारी, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और ये क्लास हमारी श्रृंखला की 7वीं क्लास है। अगर इससे पहले आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, पहले की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अभिवादन स्वीकार करें एमएच रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। जैसा कि मैंने आपको कहा कि चैप्टर का नाम क्या है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें बेसिकली हमें समझना है वैश्वीकरण को और वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके क्या अच्छे प्रभाव रहे, क्या बुरे प्रभाव रहे, इसे हमें देखना है। इसके अलावा आपको ना थोड़ा बहुत इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो सुधार किए गए हैं उन सुधारों के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो एक एक टॉपिक को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम एक टर्म समझ रहे हैं, ये शब्द है अंतर्देशीय उत्पादन। अब सवाल है कि ये अंतर्देशीय होता क्या है। देखिए, अंतर्देशीय का सिंपल सा मतलब होता है देश के भीतर। जब उत्पादन की गतिविधि जो है ना वो देश की सीमा तक ही सीमित रहती है तो इसे हम क्या कहते हैं, अंतर्देशीय कहते हैं। तो अगर हम 20वीं शताब्दी के मध्य तक देखें ना तो भारत के अंदर जो उत्पादन होता था वो मुख्यतः देश की सीमा के अंदर तक ही सीमित था। और ऐसा केवल भारत की ही बात नहीं है, दुनिया के अधिकांश देशों में सामान्यतः ऐसा ही था कि उत्पादन देश की सीमाओं के भीतर होता था। देश की सीमा से बाहर अगर कुछ होता भी था तो वो सामान्यतः कच्चा माल है या खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ है, इन्हीं का आयात निर्यात होता था। लेकिन जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ, उसके बाद उत्पादन की बात कर लें या फिर आप विश्व व्यापार की बात कर लें, ये पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। तो इसी चीज़ के बारे में हमें इस चैप्टर में समझना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के बाद उत्पादन में किस तरह के परिवर्तन हुए या विश्व व्यापार में किस तरह के परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों की वजह से किस तरह से दुनिया के विभिन्न देश आपस में जुड़ गए और जिसे आप कह देते हो वैश्वीकरण। तो चैप्टर का नाम ही है वैश्वीकरण, तो इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आपको ये सब तो समझ में आ गया ना, अंतर्देशीय का मतलब क्या होता है, उत्पादन देश की सीमा के भीतर। अब अभी एक टर्म इस्तेमाल हुआ था, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? देखिए, वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती हो या स्वामित्व रखती हो। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, यानी कोई कंपनी है जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण है या मालिकाना हक है, तो ऐसी कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक इंडिया की कंपनी का मैं नाम लेता हूँ, टाटा, या फिर आप टिस्को की बात कर लें, रेनबैक्सी रेनबैक्सी की बात कर लें। रेनबैक्सी दवाइयों की फील्ड में एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये जो कंपनियां हैं ना, केवल इंडिया में ही उत्पादन नहीं करती बल्कि इंडिया से बाहर भी करती हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। इन्हें इंग्लिश में सामान्यतः कहा जाता है एमएनसीज। एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है। अब हम समझने वाले ये हैं कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये अपने मूल देश से, यानी जिस भी देश की ये कंपनी है उस देश से बाहर जाकर दूसरे देशों में ये उत्पादन करती हैं। यानी ये सीमाओं के पार जाकर उत्पादन करती हैं। तो ऐसा क्यों करती हैं, इससे इनको क्या फ़ायदा होने वाला है, आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस भी मूल देश की होती हैं उस देश से बाहर जाकर दूसरे देशों में उत्पादन इकाइयां अपनी जाकर स्थापित करती हैं। तो ऐसा आखिर क्यों करती हैं? तो इसके पीछे कुछ रीजन है और उन्हीं कारणों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए, पहला कारण है बाजार में विस्तार। इससे होता क्या है, अगर कोई भी कंपनी अपने देश से बाहर जाकर दूसरे देशों में अगर वो उत्पादन करेगी तो इससे क्या होता है, उसका बाजार का विस्तार हो जाता है। यानी वो उस देश में भी क्या कर सकती है, अपने वस्तुओं को बेच सकती है। इससे उसका विक्रय बढ़ जाता है और इसका परिणाम निकलता है कि उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान के चलिए कि अगर रेनबैक्सी कंपनी है और वो रेनबैक्सी इंडिया के अंदर अगर प्रोडक्शन कर रही है और प्रोडक्शन करके दुनिया के विभिन्न देशों में अपने सामानों को पहुंचा रही है, इससे बेहतर है कि जिन देशों में ले जाकर सामान बेच रही है वहीं पर उन सामानों को बना ले।
तो फिर वो कंपनी क्या करेगी, वो चाहेगी कि उसी देश में जाकर अपना कार्यालय खोल ले, अपने फैक्ट्री डाल ले और वहीं पर उत्पादन करे। इससे क्या होगा, भारत के बाजार में तो रैनबैक्सी अपने सामान बेच ही रही है, दवाइयाँ बेच ही रही है, वो दूसरे देशों में भी जाकर दवाइयाँ बेचेंगी और इससे क्या होगा, उसका ओवरऑल बिक्री जो है वो बढ़ जाएगा और बिक्री बढ़ेगा तो साथ में लाभ भी बढ़ेगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने देश की सीमाओं से बाहर जाकर उत्पादन इकाइयां क्यों स्थापित करती है, तो उसका पहला जवाब है कि वो अपने बाजार का विस्तार करना चाहती हैं। दूसरा जो इनका कारण है वो है उत्पादन लागत में कमी करना। देखिए, ये कंपनियां क्या करती हैं, ऐसे देशों में जाती हैं और जाकर अपना कार्यालय खोलेंगी या फिर अपनी फैक्ट्रियां खोलेंगी जहां पे इनको ना सस्ता, योग्य और प्रशिक्षित श्रम मिल जाए। श्रम का मतलब क्या होता है, मजदूर। मतलब जहां पे इनको ना कम पैसे पर काम करने वाले लोग मिल जाएं और वो लोग काम करने के योग्य भी हों, ट्रेंड भी हों, ठीक है, और जहां पे संसाधन भी उपलब्ध हो। यानी ऐसा देश जिस देश के अंदर दो चीजें हों, नंबर वन क्या, श्रम, दूसरा क्या, संसाधन। और ये चीजें क्या मिले उन्हें, सस्ते दरों पर मिल जाए, तो वहां पे ये कंपनियां जाकर क्या करेंगी, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लेंगी। इससे होगा क्या कि इनकी लागत कम हो जाती है और लागत कम होगी तो इनका फायदा बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है अमेरिका की, ठीक है, और वो अमेरिका में प्रोडक्शन कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका के अंदर जो श्रम होगा वो महंगा होगा, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट यानी उसकी लागत क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब वो अमेरिका में सामान बनाकर अगर भारत में बेचना चाहे तो उसको उतना मुनाफा नहीं होगा, लेकिन अगर वही अमेरिका की कंपनी भारत में ही आकर अपनी अगर उत्पादन इकाई डाल ले और यहीं पर उत्पादन करके यहाँ पे बेचने लगे, तो फिर इससे होगा क्या कि भारत में श्रम क्या है, सस्ता है, तो उसकी उत्पादन लागत कम होगी तो उसका लाभ जो है अधिक हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे फोर्ड मोटर्स की बात करें, हालांकि अब इंडिया के बाज़ारों में इतनी फोर्ड्स की कार नहीं दिखती हैं, भारतीय कंपनियों की कारें ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी दिख रही हैं। आप टाटा की बात कर रहे हैं, महिंद्रा की बात कर लें, लेकिन हम फोर्ड मोटर्स की बात कर रहे हैं। आपके बुक में दिया गया है कि चेन्नई में ना 1995 में ये कंपनी जो है आकर अपना ब्रांच खोलती है, ठीक है। अब फोर्ड मोटर्स जो है इंडिया में आती है और अपना ब्रांच खोलती है, प्रोडक्शन यूनिट शुरू करती है। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि ये कंपनी अपना लागत जो है कम करना चाहती है और इसीलिए इस कंपनी ने ऐसा किया। अब एक टॉपिक और हम देखते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे सवाल भी सीधा बन सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए स्थान निर्धारित करने वाले फैक्टर। मैं सिंपली कहूँ तो देखिए, कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर कहीं भी जाकर अपना उत्पादन इकाई शुरू करेगी यानी प्रोडक्शन यूनिट जो है स्थापित करेगी, तो प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करते हुए वो किन सुविधाओं को देखेगी, वो कहाँ पे अपना उत्पादन इकाई लगाना चाहेगी। तो देखिए, वह जगह जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, वहीं पर कोई कंपनी जाकर अपना उत्पादन इकाई शुरू करेगी। अब ये कौन कौन सी सुविधाएं हैं, तो जहाँ पे इन्हें श्रम मिल जाए, और श्रम कैसा मिल जाए, कुशल और अकुशल दोनों। कुशल का मतलब है जो प्रशिक्षित है, स्किल है, जिनके पास हुनर है, और अकुशल का मतलब जिनके पास कोई हुनर नहीं है। तो किसी भी चीज़ के उत्पादन में कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंपनियां वहां पे जाकर उत्पादन इकाई अपना लगाना चाहेंगी जहां उनको ना आसानी से श्रम मिल जाए और वो भी श्रम कम लागत पे मिले यानी सस्ता हो, ठीक है। इसके अलावा ये अपनी उत्पादन इकाई बाजार के नज़दीक स्थापित करना चाहेंगी। ऐसा क्यों, देखिए, उत्पादन इकाई बाजार के अगर नज़दीक होगा तो फिर जो भी वस्तुएं उत्पादित हो रही है उनको बाजार तक पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा ना वो कम होगा और इससे फिर इनका फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसके अलावा उत्पादन के लिए कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी होती है, अन्य कारक होते हैं, जैसे बिजली है, पानी है, परिवहन की सुविधा, ठीक है, या फिर आप इसमें भंडारण की सुविधा को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जहां उपलब्ध हो वहां इकाई लगाएंगे ये। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है सरकार की नीतियां। ये कंपनियां उत्पादन इकाई लगाते समय ये ध्यान रखती हैं कि सरकार की नीतियां उनके अनुकूल है कि नहीं है, यानी सरकार की नीतियों से उनको फायदा होगा या नहीं होगा, खास करके उस देश के अंदर का जो श्रम कानून है वो लचीला है कि नहीं है। तो हमने क्या समझा कि कभी भी कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी कहीं भी जाकर अपना उत्पादन इकाई स्थापित करेगी तो वो इन सुविधाओं को देखेगी कि क्या वहाँ पे श्रम जो है कम लागत पे उपलब्ध है कि नहीं, वो इलाका बाजार के नज़दीक होना चाहिए, उत्पादन के जो अन्य कारक हैं वो सब भी उपलब्ध होना चाहिए, और वहाँ की सरकार की जो नीतियाँ हैं वो भी उनके अनुकूल होनी चाहिए, और श्रम कानून भी कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। अब हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन के तरीके। अब देखिए, अभी हमने ये समझ लिया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में जाती हैं और अपना उत्पादन इकाई लगाती हैं।
अब उत्पादन इकाई लगा दिया, अब उत्पादन के तरीके क्या होंगे, वो किस तरीके से वहाँ पे प्रोडक्शन करेंगी, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में पहुंचती हैं तो वहाँ के उत्पादन पर नियंत्रण करने के लिए किस तरह की विधियों का प्रयोग करती हैं। तो देखिए, इसमें मूलतः ये दो तरह की विधियों को फॉलो करती हैं। पहला विधि है संयुक्त उपक्रम विधि, यानी ज्वाइंट वेंचर। इसमें ये कंपनियां क्या करती हैं, जिस भी देश में आती हैं ना, उस देश की स्थानीय कंपनी के साथ में ये मिल जाएंगी और मिलकर संयुक्त रूप से उत्पादन करेंगी। यानी अकेले प्रोडक्शन नहीं करेंगी, बल्कि मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी है, वो भारत में आती है, तो भारत की जो लोकल कंपनी होगी ना, उसी के साथ वो एग्रीमेंट कर लेंगे, ज्वाइंट वेंचर कर लेंगे और ज्वाइंट वेंचर करके मिलकर प्रोडक्शन करेंगे। अब सवाल है कि ये कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं, तो इसके पीछे इनका ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है, इनका अपना ही फायदा है। ये कंपनियां इसलिए करती हैं ताकि ये हमारे देश की लोकल कंपनियां जो है ना, उनसे होने वाले प्रतिस्पर्धा से बच सके। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश में ज्वाइंट वेंचर करके प्रोडक्शन क्यों करती हैं, तो आप बताइए, प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए। तो पहला तरीका हमें समझ में आ गया ना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के तरीके कौन कौन से फॉलो कर रही है। दो तरीकों की बात हमें करनी है और पहला तरीका मैंने क्या बताया, ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उपक्रम विधि। आइए अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका है लागत कम करने की विधि, यानी कॉस्टिंग को कम करना। अब इसमें ये कंपनियां क्या करती हैं, जो हमारे देश के छोटे छोटे उत्पादक हैं ना, उनको ना ये अपना सामान बनाने का ऑर्डर दे देती हैं। अब वो छोटे उत्पादक जो हैं इन कंपनियों के सामान को बनाते हैं, ठीक है, और फिर ये कंपनियां क्या करती हैं, उन सामानों पर अपना ब्रांड नेम लगा देती हैं। अब आपको पता ही है कि ब्रांड वैल्यू होती है, ब्रांड के अनुसार चीज़ें महंगी और सस्ती बिकती हैं। तो अब ये बड़े बड़े ब्रांड हैं, इन्होंने क्या किया, छोटे उत्पादकों से, हमारे छोटे उत्पादकों से सामान बनवा लिया, ठीक है, और बनवाने के बाद क्या किया, उस पे इन्होंने अपना ब्रांड नाम लगा दिया और लगा के फिर ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बेचेंगे। इससे होगा क्या, तो इनकी लागत जो है ना, कॉस्टिंग, वो कॉस्टिंग इनकी काफ़ी कम हो जाएगी और ऐसा करके ये अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या समझा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अपने उत्पादन के तरीकों में, या किसी भी देश में जब वो जाती हैं और अपना उत्पादन इकाई लगाती हैं, तो वहाँ के प्रोडक्शन पे नियंत्रण करने के लिए दो तरीकों को फॉलो करती हैं। एक तो या तो वहाँ की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लेंगी, और या तो ठेके पर काम करवाना, यानी दूसरे उत्पादकों से क्या करवाना, ऑर्डर देके सामान बनवाना। अब अभी तक हम ये बात करते आ रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में आई या हमारे देशों में आई, उन्होंने उत्पादन इकाइयां लगाया और हम उनके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल एक ये भी उठता है कि अगर दूसरे देशों से कोई कंपनी आ रही है हमारे देश में, तो क्या इससे हमारी जो स्थानीय कंपनियां हैं, यानी हमारी जो लोकल कंपनियां हैं, क्या इनको भी कोई लाभ हो सकता है या इनको कोई लाभ हुआ है? तो देखिए, इनको भी लाभ हुआ है। जैसे एमएनसीज के साथ ज्वाइंट वेंचर के रूप में हमारी कंपनियों ने जब काम करना शुरू किया, तो इससे हुआ क्या कि उनको ना उत्पादन की नई नई विधियों के बारे में जानकारी हो गया, नए नए मशीनों के बारे में जानकारी हो गया, ठीक है। इसके अलावा नई तकनीक का ये प्रयोग करना जान गए और इन्हीं नई तकनीकों का प्रयोग करके आगे इन्होंने क्या किया, विकास किया। इसका मतलब हमने क्या समझा कि हमारी कंपनियों को भी क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। एक और फायदा इस तरह से हो रहा है कि बहुत सारी जो भारत की कंपनियां हैं ना, उन्होंने क्या किया, एमएनसी से प्रतिस्पर्धा किया, कंपटीशन किया, और इसी प्रतिस्पर्धा के चक्कर में क्या हुआ, उनका उत्पादन क्षमता जो है वो जो है बढ़ गया, और उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ साथ उनके वस्तुओं की गुणवत्ता में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और इसी प्रक्रिया में बहुत सारी भारत की कंपनियां जो हैं वो एमएनसी बन गई, जिनमें से आप टाटा का नाम ले सकते हैं, इन्फोसिस का ले सकते हैं, आप रैनबैक्सी का ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से हमारी स्थानीय कंपनियों को भी फायदा हो रहा है। पहला फायदा क्या हो रहा है, तो हम नए नए उत्पादन की विधियों को सीख ले रहे हैं, हम नए नए मशीनों का प्रयोग करना जान गए, नई तकनीक हम जान गए, और बहुत सारी हमारी कंपनियां जो हैं इनसे कंपटीशन करते करते क्या बन गई, एमएनसी बन गई। अब आइए हम समझते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी और राष्ट्रीय कंपनी के बीच क्या अंतर होता है। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए, कोई भी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करेगी वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और जो केवल एक ही देश में उत्पादन करेगी वो राष्ट्रीय कंपनी हो जाएगी, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं ना, इनके पास वित्तीय सुविधाओं की अपार संभावना होती है, इनके पास काफ़ी फाइनेंस होता है। लेकिन जो राष्ट्रीय कंपनी है, इनके पास वित्तीय सुविधाओं की सीमित संभावना होती है।
और एक चीज़ आप ख़्याल करें, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना जिसको आप एमएनसी कह रहे हो, इनके ना निवेश का एक ख़ास तरीका है और निवेश का तरीका क्या है? तो ये क्या करती हैं, देसी कंपनी को ही खरीद लेती हैं। यानी किसी देश में जाकर वहाँ पे उत्पादन इकाई शुरू करने से अच्छा इनको क्या लगता है कि ऑलरेडी कोई कंपनी वहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है ना, तो उसी कंपनी को ये क्या करेंगी, खरीद लेंगी, मालिकाना हक इनके पास हो जाएगा और फिर वहाँ पे ये उत्पादन को बढ़ावा देने लगेंगी। देखिए, एक-एक चीज़ को ना अभी मैं जो डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। अगर आप इन चीज़ों को मैं कह रहा हूँ सीरियसली अगर समझते हैं और इस क्लास को सीरियसली अटेंड करते हैं, तो किसी भी आप क्वेश्चंस को उठा लें, मतलब आप सपोर्ट से ले लें या जो भी एमसीक्यूज़ आते हैं या अदर पब्लिकेशंस की बुक्स आते हैं एमसीक्यूज़ के बेस पर या लॉन्ग क्वेश्चंस के बेस पर, कोई भी क्वेश्चन जो होगा ना, वो आपके रेंज से बाहर नहीं होने वाला है। लेकिन शर्त यही है कि आप सीरियसली इन क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको समझाई जा रही है उसे आप समझ रहे हैं और आपके काम की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही हैं, आप चाहें तो इसका नोट मेकिंग भी कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करने वाले हैं निवेश की। निवेश क्या होता है? देखिए, निवेश को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? आप कहते हो इसे इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हो? इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर भूमि में भवन, मशीन या अन्य उपकरणों की खरीद पर जो पैसा हम खर्च करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं, ठीक है? या हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं, उनको खरीदने पर जो पैसा लगाया जाता है, वो क्या होता है? निवेश होता है। अब विदेशी निवेश क्या होता है? तो विदेशी कंपनियां जो पैसा निवेश करती हैं ना, उन्हीं को हम बोलेंगे विदेशी निवेश। अब विदेशी निवेश के दो रास्ते हैं या दो तरीके हैं। पहला क्या है? एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको हिंदी में हम कहेंगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। और दूसरा तरीका क्या है? एफआईआई। इसे हम बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी संस्थागत निवेश। अब एक बात देखिए, इन दोनों में फ़र्क क्या है एफडीआई और एफआईआई में? इन दोनों में बुनियादी फ़र्क इतना ही है कि जो विदेशी है ना या विदेशी कंपनियां हैं, उनको एफडीआई के माध्यम से भारत की कंपनियों में मालिकाना हक मिल सकता है, लेकिन एफआईआई के माध्यम से मालिकाना हक नहीं मिलता है। तो आप निवेश समझ पाएँ, विदेशी निवेश समझ पाएँ, आगे और बात करते हैं। अब हम समझते हैं कि विदेशी व्यापार के क्या लाभ हैं। तो पहले तो आप ये समझें कि विदेशी व्यापार होता क्या है। देखिए, विदेशी व्यापार का मतलब या विदेश व्यापार का मतलब होता है आयात और निर्यात। क्या बोला मैंने? आयात, ठीक है? आयात और निर्यात। आयात को आप इंग्लिश में कहते हो इंपोर्ट और निर्यात को आप कहते हो एक्सपोर्ट। तो विदेश व्यापार का मतलब है कि आप दूसरे देशों से सामान मंगा रहे हो या दूसरे देशों को सामान बेच रहे हो। तो अब समझने वाले हम यहाँ पर ये हैं कि विदेशी व्यापार का लाभ क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पादकों के लिए कि जो उत्पादक हैं उनको क्या लाभ हुआ। तो देखिए, विदेश व्यापार से होता क्या है, जो उत्पादक है ना, उनको दूसरे देशों के यानी अपने देश से जो बाहर के देश है ना, वहाँ के बाज़ारों में भी अपने माल को या अपनी वस्तुओं को बेचने का मौका मिल जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए क्या हो गया? बाज़ार का विस्तार हो गया। क्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्रेता का मतलब होता है खरीदने वाला, ठीक है? यानी कि उपभोक्ता हम कह सकते हैं। तो क्रेता को भी इससे लाभ ये होता है कि आपके पास ना कई सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं, क्योंकि आपके देश में आपके देश के उत्पादकों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं तो हैं ही हैं, दूसरे देश के उत्पादकों की भी वस्तुएं उपलब्ध है। जैसे भारत में ही देख लीजिए, ठीक है? हमारा जो बाजार है वो पूरी तरह चीनी सामानों से पटा हुआ है और चीन के सामान क्या होते हैं? काफ़ी सस्ते होते हैं। तो आपके पास विकल्प है, आप गुणवत्ता के आधार पर, कीमत के आधार पर चयन कर सकते हो। तो क्या समझा हमने कि विदेशी व्यापार का लाभ जो है, वो केवल उत्पादकों को ही नहीं हो रहा है कि वो दूसरे बाजारों में जाकर अपना सामान बेच सकते हैं, बल्कि विदेशी व्यापार का लाभ जो है ना, क्रेता को भी हो रहा है, खरीदने वाले को भी। वो कैसे हो रहा है? तो उसके पास अनेक विकल्प उपलब्ध हो जा रहे हैं। इसके अलावा एक लाभ ये है कि वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है और कीमतों में कमी हो रही है। अब ये कैसे हो रहा है? तो देखिए, विदेश व्यापार से हुआ ये है कि कोई भी देश जो है ना, वो अपनी वस्तुओं को क्या करता है? दूसरे देशों में भी ले जाकर बेचता है। अब इससे हुआ क्या है कि एक ही देश के अंदर कई सारे उत्पादकों की वस्तुएं बिकती है। तो इससे उत्पादकों के बीच में अपने उत्पाद को बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। और इस कंपटीशन का नतीजा ये निकलता है कि उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि करनी पड़ती है और उन्हें कीमतें कम करनी पड़ती है, क्योंकि
दूसरे उत्पादक भी वही वस्तु बेच रहे हैं। तो आप अगर कम कीमतों पर ज़्यादा गुणवत्ता की वस्तुएं बेचेंगे तभी आपका सामान बिकेगा। तो यानी विदेश व्यापार का एक फ़ायदा और हो रहा है कि जो वस्तुओं की गुणवत्ता है वो बढ़ गई और कीमत भी क्या हो गया, कम हो गया। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो विदेशी व्यापार है ना, वो विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने का काम करता है और इसे हम कहते हैं क्या, बाज़ार एकीकरण। तो एक एंगल यहाँ पे निकलता है, एक सवाल छोटा-सा है कि विदेश व्यापार बाज़ार एकीकरण में सहायक है कैसे? तो अब बता दीजिए कि विदेश व्यापार के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों के उत्पादक जो हैं, एक दूसरे देशों में जाकर अपने सामानों को बेचते और खरीदते हैं। इससे क्या होता है, दुनिया के विभिन्न देशों के बाज़ार आपस में जुड़ जाते हैं और इसी को हम कहते हैं बाजार एकीकरण। अब देखिए, चैप्टर का नाम था वैश्वीकरण और वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव, यही मूलतः हमें इस चैप्टर में समझना है। तो अब जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ले रहे हैं और वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को इंग्लिश में हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब वैश्वीकरण क्या है, पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, परस्पर संबंध मतलब दुनिया के विभिन्न देश जो है ना, एक दूसरे पर क्या हो गए हैं, निर्भर हो गए हैं। और तीव्र एकीकरण मतलब तेजी से एकीकरण। तो परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है ना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, वैश्वीकरण कह रहे हैं। अगर आप पिछले 20 से 30 वर्षों की बात करें ना, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उन्होंने अपने उत्पादन में काफ़ी तेजी से विस्तार किया है। और इसी क्रम में, अपने उत्पादन में विस्तार के क्रम में, ये जो एमएनसीज है ना, इन्होंने विदेशी ज़मीनों पर भी उत्पादन इकाइयाँ स्थापित कर ली है। और इससे हुआ क्या है, विदेशी निवेश बढ़ा है, विदेशी व्यापार बढ़ रहा है, दुनिया के विभिन्न बाजार जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। तो हम वैश्वीकरण को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि दुनिया के विभिन्न बाजारों का एकीकरण ही क्या है, वैश्वीकरण है। अर्थात दुनिया के विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ जाना या दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ जाना क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाएगा। अब हम समझते हैं कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले दो महत्वपूर्ण कारक, यानी देखिए, वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के विभिन्न देशों का आपस में जुड़ना या दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ना। तो अब सवाल ये है कि दुनिया के विभिन्न देश आपस में जुड़े, तो उसमें आपस में जुड़े तो इसमें किन फैक्टर्स ने, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने सहायता करी। तो आप याद रखिएगा, वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए बहुत सारे कारक हैं, लेकिन उसमें दो इंपॉर्टेंट कारक है। एक है तकनीक, पहला क्या है, तकनीक, और दूसरा है उदारीकरण। तकनीक और उदारीकरण, दो पॉइंट्स अपने को लेने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तकनीक में तीव्र उन्नति की, यानी तकनीक में क्या हुआ, तेजी से सुधार हुआ। और तकनीक में भी दो तरह की तकनीकों की बात करनी है अपने को। एक है हमारे पास परिवहन तकनीक और दूसरा है हमारे पास सूचना एवं संचार। तो देखिए, परिवहन तकनीक के विकास से क्या हुआ, दुनिया के विभिन्न देशों के बीच की जो दूरियां हैं ना, वो काफी कम हो गई। और इससे क्या हुआ कि लंबी दूरियों तक भी वस्तुओं को काफी कम लागत पर पहुंचाना संभव हो गया। सूचना और प्रसार की बात करें तो इसने वैश्वीकरण में कैसे सहायता करी, तो इससे फायदा ये हुआ कि जो कंपनियां हैं ना, वो एक देश से दूसरे देश में स्थित अपनी शाखाओं को नियंत्रित आसानी से कर सकती हैं। यानी मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी जो है वो अमेरिका में है, आप भारत में बैठे हुए हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग ले रहे हैं, आप उनको गाइडलाइंस दे रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो आप भारत में ही बैठकर अपनी अमेरिका में जो कंपनी है उस कंपनी को यहीं से आप चला सकते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये सूचना और संचार से हुआ। तो यानी वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या लेना है अपने को, तकनीक लेना है। और तकनीक में दो तकनीकों की बात करनी है आपको, एक कौन सा है, परिवहन तकनीक, और दूसरा है आपका सूचना एवं संचार। अब हम दूसरे कारक की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण। ठीक है। देखिए, उदारीकरण शब्द जहां भी मिलेगा ना, इसका मतलब आप समझिएगा कि जो प्रतिबंध है ना व्यापार पर, निवेश पर या उद्योगों पर, उन प्रतिबंधों को हटाना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण। अब इससे क्या हुआ, मान लीजिए आपने व्यापार पर से प्रतिबंध हटा दिया, निवेश नीतियों पर से प्रतिबंध हटा दिया। तो व्यापार पर से प्रतिबंध हटाने से क्या होगा, दूसरे देश के भी व्यापारी आकर आपके देश में अपना सामान बेच सकते हैं, आपके व्यापारी भी क्या होगा, दूसरे देश में जाकर बेच सकते हैं। निवेश पर से अगर आप प्रतिबंध हटाते हैं तो दुनिया के दूसरे देश के जो निवेशक हैं वो आपके यहाँ पर आकर क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे। और इन सब वजहों से क्या होगा, आपका देश दुनिया के दूसरे देशों से जुड़ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं
कि उदारीकरण ने भी क्या किया, वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदारीकरण से क्या हुआ, एक देश की वस्तुएं जो हैं वो दूसरे देश में पहुंच गईं, या इससे फायदा ये हुआ हम कह सकते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों के बीच ना बहुत इजीली आयात निर्यात होने लगा। अब अगर इन दो फैक्टर के अलावा हमें और कुछ बताना है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले और कारक क्या होंगे, तो इसमें हम डब्ल्यूटीओ की बात कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और इन संगठनों ने भी दुनिया के विभिन्न देशों को आपस में जुड़ने में सहयोग किया है। एमएनसीज की भी बात कर सकते हैं आप कि एमएनसीज का विभिन्न देशों में अपनी इकाइयाँ स्थापित करना, और इसकी वजह से भी दुनिया के विभिन्न देश क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। तो फिलहाल आपने क्या समझा कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले दो महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो पहला था तकनीक और दूसरा क्या है, व्यापार और निवेश नीति का उदारीकरण। अब ये बार-बार एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा था, व्यापार अवरोधक। मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए व्यापार पर, निवेश पर कोई अवरोधक है, तो उस अवरोधक को हमने हटा लिया। तो इसे हमने क्या बोल दिया था, उदारीकरण। तो अब सवाल है, ये व्यापार अवरोधक होता क्या है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड बैरियर। क्या बोला मैंने? ट्रेड बैरियर, ठीक है? तो देखिए व्यापार अवरोधक क्या है? व्यापार पर जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं ना, उन्हीं प्रतिबंधों को हम व्यापार अवरोधक कहते हैं। अब सवाल है कि ये प्रतिबंध कैसे हो सकते हैं? तो मुख्यतः दो तरह के प्रतिबंध होते हैं। एक होता है कोटा और दूसरा होता है सीमा शुल्क। मैं आपको बताता हूँ कोटा क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार ने, आप ना किसी चीज़ का ना आयात करते हैं, यानी मान लो अमेरिका से कोई सामान मंगाकर और भारत के बाज़ारों में आप बेचते हैं। तो इसका मतलब आप आयात करते हैं। अब भारत सरकार ने आपको बोल दिया कि आप ना एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा आयात नहीं कर सकते हैं। यानी आपके आयात पर एक सीमा तय कर दिया गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोटा। सीमा शुल्क का मतलब क्या है? अब भारत सरकार कहती है कि मान लीजिए आप आयात कर रहे हैं, तो आपके आयात पर टैक्स लिया जाएगा, आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी। तो इसे हम क्या कहेंगे? सीमा शुल्क कह देते हैं, ठीक है? तो व्यापार अवरोधक का मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध व्यापार पे जो लगाए जाते हैं, उसी को आप क्या कह रहे हो? व्यापार अवरोधक कह रहे हो। और व्यापार अवरोधक मुख्यतः कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो। एक है कोटा और दूसरा क्या है? सीमा शुल्क। अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, और ये कहानी है भारत में व्यापार अवरोधक की। यानी किस तरह से भारत में व्यापार अवरोधक लगाए गए और फिर किस तरह से व्यापार अवरोधकों को हटाया गया। यानी हम भारत में व्यापार अवरोधक का इतिहास समझने वाले हैं, या यूं कहें कि हम व्यापार अवरोधक की कहानी समझने वाले हैं, ट्रेड बैरियर्स की कहानी समझने वाले हैं। देखिए, अगर आज़ादी के बाद की भारत की आर्थिक नीतियों की बात करें ना, तो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने क्या किया, जो विदेश व्यापार था, यानी जो हमारा आयात और निर्यात था, इस विदेश व्यापार पर व्यापार अवरोधक लगा दिए। अब सवाल है कि भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया? इससे तो व्यापार में बाधा उत्पन्न होती है। तो देखिए, इसके पीछे ना कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव थे, कुछ कारण थे। कारण ये था कि भारत सरकार अपने घरेलू उत्पादकों को ना विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहती थी। और ऐसा करना ज़रूरी भी था, क्योंकि उस वक्त हमारी जो कंपनियां थीं, वो विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने के लायक नहीं थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा ठीक है, भारत सरकार ने व्यापार अवरोधक लगाया, क्या ये ठीक था, उचित था? तो देखिए, उस समय के हिसाब से उचित था। क्यों? क्योंकि अगर भारत सरकार व्यापार अवरोधक नहीं लगाती, तो हमारे देश की जो कंपनियां हैं ना, हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं ना, वो बर्बाद हो जाते। तो हमारी सरकार ने अपने घरेलू उत्पादकों को बचाने के लिए, किससे बचाना है? विदेशी कंपनियों के प्रतिस्पर्धा से। क्यों? क्योंकि अभी हम उनसे मुकाबला करने के लायक नहीं हुए थे, और इसीलिए भारत सरकार ने व्यापार अवरोधक लगा दिया। और आप सोच सकते हैं कि भारत सरकार ने व्यापार अवरोधक किस तरह से लगाया होगा? कोटा के रूप में लगाया होगा, और या तो सीमा शुल्क के रूप में लगाया होगा। लेकिन आगे जाकर 1990 के दशक में भारत सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। अब देखिए, हमने अपनी नीतियों को बदला क्यों? 1991 आते-आते ना भारत सरकार को ये महसूस होने लगा कि अब हमारी कंपनियां जो हैं, वो विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने के लायक हो चुकी हैं। और इसीलिए सरकार ने क्या किया, जो विदेश व्यापार था हमारा, यानी जो हमारा आयात और निर्यात था, उस पर से सरकार ने धीरे-धीरे व्यापार अवरोधकों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। और इसी को हम क्या कह देते हैं? उदारीकरण कह देते हैं। यानी 1990 में आपने सुना होगा कि भारत सरकार नई आर्थिक नीति लेकर आती है, और जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एलपीजी। एल से ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। एल से क्या है? लिबरलाइजेशन। और पी से प्राइवेटाइजेशन, और जी से ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में हम कहते हैं उदारीकरण,
निजीकरण और वैश्वीकरण। तो भारत सरकार नई आर्थिक नीतियों को लागू करती है और उस नई आर्थिक नीति में एक घटक था क्या, उदारीकरण। और उदारीकरण का मतलब क्या होता है, तो आप विदेश व्यापार पर से ना जितने भी व्यापार अवरोधक हैं, अगर आप अवरोधकों को समाप्त कर रहे हो, प्रतिबंधों को हटा रहे हो, तो प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे इस कहानी में जो अभी हमने व्यापार अवरोधक की कहानी समझी कि आज़ादी के बाद से पहले भारत सरकार व्यापार अवरोधक लगाती है, 1990 के आसपास आते-आते भारत सरकार को समझ में आता है कि नहीं, अब हमारी कंपनियां मुकाबला कर सकती हैं, तो सरकार धीरे-धीरे व्यापार अवरोधक हटा रही है। तो ये व्यापार अवरोधक है क्या, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जो विदेशों से आयात किया जाता है ना, उन आयातित वस्तु और सेवाओं पर सरकार क्या करती है, आयात कर लगाती है, जिसको आप इंपोर्ट टैक्स बोल सकते हो या इंपोर्ट ड्यूटी कह सकते हो। और इसे ही हम कहते हैं व्यापार अवरोधक। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि कोई भी देश की सरकार ऐसा क्यों करती है? तो सरकार, सिंपल सी बात है, या तो वो विदेश व्यापार को बढ़ाना चाहती है और या तो घटाना चाहती है। अब इस पॉइंट को ना ध्यान से समझिएगा कि व्यापार अवरोधक के माध्यम से, यानी व्यापार में बाधा उत्पन्न करके, सरकार विदेश व्यापार को कैसे बढ़ा सकती है और कैसे घटा सकती है। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए हम एग्जाम्पल में ना आयात कर को लेते हैं। आयात कर क्या है, एक तरह का व्यापार अवरोधक है। अब आप सोच के देखिए, अगर चीन से आने वाले जो चीनी खिलौने हैं, उन खिलौनों पर भारत सरकार आयात कर बढ़ा देगी, तो इससे क्या होगा, चीनी खिलौने जो हैं भारतीय बाजार में महंगे हो जाएंगे। तो फिर भारतीय बाजार में अगर चीन का खिलौना महंगा हो जाएगा, तो जो यहाँ पे खरीदने वाले लोग हैं वो कौन से खिलौने खरीदेंगे, वो हमारे भारतीयों के खिलौने खरीदेंगे जिनको भारत की कंपनियों ने बनाया होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, विदेश व्यापार के अंदर जो हमारा आयात होगा ना, वो आयात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब अगर सरकार चाहती है कि नहीं आयात बढ़ जाए, तो सरकार आयात अगर बढ़ाना चाहती है तो सरकार क्या करेगी, आयात कर को कम कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से सरकार क्या करती है, विदेश व्यापार को नियंत्रित करती है। तो आपसे अगर कभी ये पूछा जाए कि सरकार विदेश व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का सहारा लेती है, तो सरकार आयात कर का सहारा लेती है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया भी गया है, भारत सरकार अगर चीनी खिलौनों के ऊपर अत्यधिक आयात कर आरोपित कर दे, तो चीनी खिलौने जो हैं वो भारतीय बाजार में क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। और इसकी वजह से लोग जो हैं वो भारतीय खिलौना खरीदना शुरू कर देंगे और इससे हमारे देश के उत्पादकों को क्या होगा, फायदा होगा। अब एक एंगल है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण, यानी उदारीकरण ने किस तरह से वैश्वीकरण को संभव बनाया। तो आप पहले समझो, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, प्रतिबंधों को हटाना। और जब आप अपने देश के अंदर व्यापार, उद्योग, निवेश, इन सब पर से प्रतिबंधों को हटाइएगा, तो फिर क्या होगा, दूसरे देश के व्यापारी आपके पास व्यापार करने आएंगे, दूसरे देश के जो निवेशक हैं वो आपके यहाँ निवेश करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका देश जो है दुनिया के विभिन्न देशों से जुड़ जाएगा और इसी को आप क्या बोलोगे, वैश्वीकरण बोलोगे। इसका मतलब है कि उदारीकरण के कारण क्या, वैश्वीकरण होगा। ठीक है, तो उदारीकरण का जो अर्थ है वो है क्या, व्यापार, व्यापार के मामले में, निवेश के मामले में और उद्योगों के प्रति कैसे नीति अपनाना, उदार नीति अपनाना। और उदार नीति अपनाने का मतलब है कि व्यापार पर से, निवेश पर से और उद्योगों पर जो प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधों को हटाना। अब यहाँ पे हम भारत का एग्जाम्पल लेकर ना ये समझने का प्रयास करेंगे कि उदारीकरण की नीतियों ने कैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायता करी, यानी किस तरह से उदारीकरण की नीतियों ने क्या किया, हमारे देश का जुड़ाव दुनिया के दूसरे देशों के साथ स्थापित कर दिया। तो देखिए, भारत सरकार जो है ना उसने क्या किया, व्यापार में, निवेश में और उद्योगों के क्षेत्र में उदारीकरण किया। यानी भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उस पर से प्रतिबंध हटाए गए, निवेश पर से, उद्योगों पर से प्रतिबंध हटाए गए। निवेश की बात करें तो वर्तमान में तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे भारत सरकार ने 100% तक एफडीआई की अनुमति दे रखी है। अब देखिए हुआ क्या, जो हमारे औद्योगिक कार्यक्रम पहले थे, वहाँ पे क्या था, पहले केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही उन उद्यमों को चला पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, निजी क्षेत्र को भी अधिकार दे दिया गया है कि उनमें क्या कर सकते हैं, वो भी उद्योग स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा पहले बहुत सी ऐसी वस्तुएं थीं, ठीक है, जिन्हें निजी क्षेत्र बना तो सकते थे, लेकिन उनको क्या करना पड़ता था, सरकार से अनुमति लेना पड़ता था। यानी निजी क्षेत्र उत्पादित कर सकते हैं लेकिन पहले सरकार से क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। लेकिन अब इस प्रक्रिया को भी काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया गया है।
निजी क्षेत्र को ना अगर हाल फिलहाल की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो कुछ ही ऐसी वस्तुएं हैं जिनको बनाने के लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे कि हानिकारक रसायन है, शराब है, सिगरेट है, औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है, या फिर दवाएं इत्यादि हैं। तो इन सब के उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति लेनी पड़ती है सरकार से, अन्यथा अब अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कुछ मूल उद्योग थे जिन मूल उद्योगों में निजी क्षेत्र को ना प्रवेश की पहले अनुमति नहीं थी, जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग, वायु परिवहन, बिजली है, जहाज निर्माण, रक्षा संबंधित सामग्री या भारी मशीन। ये सारे क्षेत्र जो थे वो ये सारे उद्योग जो थे वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आते थे, लेकिन अब इनमें भी क्या किया गया, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। यही नहीं है, निजी क्षेत्रों के ऊपर ना पहले कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे। जैसे लाइसेंस नीति थी हमारी कि अगर आपको फैक्ट्री खोलनी है तो लाइसेंस लेनी है, अगर आपको अपनी उत्पादन का प्रसार करना है तो भी लाइसेंस लेनी है, आपको बाहर से अगर कच्चा माल आयात कर रहे हैं तो उसके लिए भी सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत तरह के प्रतिबंध थे, उन सारे प्रतिबंधों को क्या किया, सरकार ने धीरे धीरे खत्म किया। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि उदारीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ क्या, उद्योगपतियों को उत्पादन करने के लिए अनेक सुविधाएं दी गई और अनेक औपचारिकताएं जो पहले थीं अब उन्हें क्या कर दिया गया है, काफ़ी सरल बना दिया गया। तो इससे क्या हुआ, दूसरे देश के निवेशक आके भारत में निवेश करने लगे, दूसरे देश के जो पूंजीपति हैं वो आकर भारत में उद्योग खोलने लगे, दूसरे देश के व्यापारी आकर यहाँ व्यापार करने लगे। तो इस सबसे हुआ ये कि हमारे देश का दुनिया के विभिन्न देशों से जुड़ाव हो गया और इसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, हालांकि एक टिपिकल सवाल होगा कि उदारीकरण ने किस प्रकार से वैश्वीकरण में सहयोग दिया, तो आप यहां से इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज को समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप जरूर कमेंट लीव करें कि आपको क्या समस्या हो रही है, मैं प्रयास करूंगा उसे डिस्कस करने का। अब हम बात करते हैं आर्थिक सुधारों की ज़रूरत ही क्यों है। जैसे मैंने अभी एक बात करी ना कि 1990 के दशक में भारत सरकार ने एक नीति शुरू करी जिसको आप शॉर्ट में कहते हो एलपीजी। इसे नई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इसे ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक सुधार कहते हैं। तो अब हमें समझना ये है कि आखिर भारत में ऐसी क्या समस्याएं थीं, ऐसी क्या दिक्कतें आ रही थी, किस तरह की चुनौतियों का भारत सरकार सामना कर रही थी, जिसकी वजह से भारत सरकार को आर्थिक सुधार करने पड़े। तो देखिए, आर्थिक सुधार हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस समय ना हमारा जो राजकोषीय घाटा था ना वो लगातार बढ़ रहा था। अब आप सोचेंगे ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो अजीब सा टर्म है। देखिए, राजकोषीय घाटा को सिंपली आप कहें बजट घाटा, क्या बोलेंगे आप, बजट घाटा। अब बजट क्या होता है, तो देखिए सरकार का जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है ना, यानी सरकार कितना पैसा कमाती है पूरे एक साल में और कहाँ कहाँ खर्च करती है, इसका जो लेखा जोखा है उसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। और घाटा का मतलब है कि सरकार की आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं। तो लगातार हमारा राजकोषीय घाटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा था। इसके अलावा दूसरा कारण क्या था आर्थिक सुधारों के पीछे, तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन। अब ये भुगतान संतुलन क्या होता है, देखिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं ना तो वहाँ पे दो चीज़ें आती है। एक है आयात, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, निर्यात। आयात को आप क्या कहते हो, इंपोर्ट, और निर्यात को क्या कहते हो, एक्सपोर्ट। अब मान के चलो कि अगर हम ना 500 करोड़ का आयात कर रहे हैं, ठीक है, और निर्यात हम लोग कर रहे हैं कितने का, 300 करोड़ का। तो 300 करोड़ का निर्यात किया, इसका मतलब है कि 300 करोड़ रुपए का सामान आपने बेचा, और आयात किया मतलब 500 करोड़ रुपए का सामान आपने क्या किया, खरीदा। तो आपने 500 करोड़ की पेमेंट करी है और आपके पास आया कितना, निर्यात मतलब सामान को बेचना, तो बेचने से कितना आया, 300 करोड़। यानी अभी आप कितने घाटे में हैं, 200 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घाटे में हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रतिकूल भुगतान संतुलन। यानी जब हमारा आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम हो तो इसे बोलेंगे कि भुगतान संतुलन जो है ना वो प्रतिकूल है, हमारे अनुकूल नहीं है। तो लगातार ना भुगतान संतुलन में वृद्धि हो रही थी, इसका मतलब है कि लगातार हमारा आयात जो है, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा था, किसके तुलना में, निर्यात की तुलना में। इसके अलावा तीसरा कारण है
विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। अब देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का मतलब क्या है? अब आप कहेंगे यहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, आपने सिंपली सुना है ना कि जैसे कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो है कमज़ोर हो रहा है या मज़बूत हो रहा है। जैसे मान के चलो कि वर्तमान में 1 डॉलर, ये डॉलर का साइन बना रहा हूँ मैं, 1 डॉलर बराबर कितना? मान लो 80 रुपया, ठीक है? तो अब देखो, तुम एक एग्ज़ाम्पल लो, मान के चलो कि अगर आपको अमेरिका से कोई सामान खरीदना है, ठीक है? तो आप अमेरिका से मान के चलो कोई सामान आप मँगा रहे हो, लेट्स से कि आप अमेरिका से पेन मँगा रहे हो। तो अब अमेरिका से पेन मँगाओगे तो अमेरिका को पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो अमेरिका का जो उत्पादक होगा, वो तो पेमेंट रुपए में नहीं लेगा ना, वो तो अपनी करेंसी में लेगा। वो किस में लेगा? डॉलर में लेगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने रुपये को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? डॉलर में। तो फिर इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना, जहाँ पे आप अपने रुपये को किसमें कन्वर्ट कर सको? डॉलर में कन्वर्ट कर सको। तो इसके लिए व्यवस्था है। इसके लिए क्या है? हमारी जो आरबीआई है, वो ये सारे काम देखती है, ठीक है? और आरबीआई के पास एक फंड होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज फंड, यानी विदेशी मुद्रा कोष। आप क्या कर सकते हैं? रुपया देकर वहां से डॉलर ले सकते हैं, ठीक है? तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था ना, किसके पास? आरबीआई के पास। ये भी लगातार कम हो रहा था। अब लगातार कम होने का मतलब है कि दूसरे देशों से अगर आपको सामान मंगाना है तो आपके पास विदेशी मुद्रा का क्या है? अभाव है। इसके अलावा एक और समस्या थी इस दौर में, और वो थी कीमतों में वृद्धि। लगातार कीमतें वस्तु और सेवाओं की बढ़ती जा रही थी। कीमतों में वृद्धि को ना इकोनॉमिक्स में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, आप इसे ख्याल कीजिएगा। हम इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है? तो कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, इसका मतलब मुद्रास्फीति है या इन्फ्लेशन है, ठीक है? इसके अलावा जिन सार्वजनिक क्षेत्रों पर, यानी जिन सरकारी कंपनियों पर, सरकारी उद्यमों पर हमने बहुत भरोसा किया था, उनका जो परफॉर्मेंस था ना, वो संतोषजनक नहीं रहा। यानी वो घाटे में चल रहे थे लगातार। और भारतीय कंपनियों को हमें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार भी करना था, और इसी वजह से 1990 के दशक में व्यापक स्तर पे भारत सरकार ने क्या किया? आर्थिक सुधार किए। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों की ज़रूरत महसूस क्यों हुई, तो ये सारे कारण हैं, ये सारी समस्याएं थीं, और इन्हीं समस्याओं को हम ठीक करना चाहते थे, और इसीलिए हमें आर्थिक सुधार करने पड़े। अब कुछ महत्वपूर्ण पदों को देखते हैं और इस चैप्टर के क्लोजिंग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है? और टर्म है मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है? दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है ना, वो बिना किसी प्रतिबंध के हो। इसका मतलब है व्यापार पे अगर कोई प्रतिबंध नहीं है, दुनिया के विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार पर, तो इसे आप क्या कहोगे? मुक्त व्यापार कहोगे। एक शब्द है निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सरकारी क्षेत्र, यानी सरकार की कंपनी, ठीक है? तो जो सरकारी कंपनियां हैं ना, उनको चरणबद्ध तरीके से, यानी स्टेप बाय स्टेप निजी क्षेत्र को बेचना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। लेकिन इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है, वो जरूर आप ख्याल रखें, और इसे हम कहते हैं विनिवेश। क्या कहते हैं? विनिवेश। इंग्लिश में आप इसे कहते हो डिज इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हो आप इसे? डिज इन्वेस्टमेंट। तो विनिवेश क्या होता है? विनिवेश का भी मतलब यही है। देखिए, निवेश का मतलब पैसा लगाना, और विनिवेश का मतलब है कि सरकार के पास पहले से कोई कंपनी है, सरकार अपनी कंपनी के शेयर जो है निजी कंपनियों को बेच रही है और उससे पैसा उठा रही है। तो इसे आप क्या कहोगे? आप इसे निजीकरण कह दोगे, या फिर आप इसे विनिवेश भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की। जैसे कि बोला गया कि वैश्वीकरण में विश्व व्यापार संगठन का भी काफ़ी योगदान रहा है, तो इस संगठन के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखिए, डब्ल्यूटीओ इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। और वर्ल्ड मतलब विश्व, यानी विश्व व्यापार संगठन। इस संगठन का जो निर्माण होता है ना, वो 1995 में होता है। और किस लिए होता है? तो आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो किन्होंने किया? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मेंबर्स थे ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने ही आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1995 में इसकी स्थापना करी। संयुक्त राष्ट्र संघ को आपको पता ही होगा, इसको शॉर्ट में ना यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया में शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास करती है। तो यूएनओ के जो मेंबर्स थे ना, सदस्य, उन्हीं सदस्यों ने 1995 में मिलकर क्या किया? आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की। तो हम क्या कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ एक कैसी संगठन है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करती है और उदारीकरण को बढ़ावा देती है। अगर हाल फिलहाल में बात करें तो इसके ना 164
मेंबर्स हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड जो है ना ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो मैप सेक्शन में मैं आपको सारे कंटिनेंट्स जो है वो कराऊंगा, तो उसमें आप स्विट्जरलैंड इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये यूरोप का एक देश है और वहीं पर इसका मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उस व्यापार पर जितने भी प्रतिबंध है ना उन प्रतिबंधों को खत्म करना, ठीक है। दूसरा क्या है? मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। तो यही दो मेन उद्देश्य हैं इसके। विश्व व्यापार संगठन के कार्य भी देख लीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए जो नियम होते हैं उन नियमों को निर्धारित करना, इसके अलावा दुनिया के विभिन्न देशों पर दबाव डालना कि वो अपने अपने व्यापार अवरोधकों को क्या करें? समाप्त करें, और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, ये विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। डब्ल्यूटीओ के प्रयासों की बात करते हैं। देखिए, डब्ल्यूटीओ ने हमेशा से प्रयास किया है कि जो विश्व व्यापार है या फिर जो विदेशी निवेश है ना, इन सब पर कोई भी अवरोधक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थात डब्ल्यूटीओ जो है वो क्या करता है? दुनिया के सभी देशों पर अपनी नीतियों को उदार बनाने के लिए दबाव डालता है, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा विश्व जो है ना उसमें क्या हो सके? मुक्त व्यापार हो सके। लेकिन देखिए, डब्ल्यूटीओ की ना कुछ कमियां हैं और इसी कमियों की वजह से ना लोग इसकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। आलोचना शब्द आपको समझ में आता है? आलोचना का मतलब होता है बुराई करना, किसी की कमजोरियों को उजागर करना, ठीक है। तो हम अभी ना विश्व व्यापार संगठन की ना कमजोरियों की बात करेंगे, कमियों की बात करेंगे। देखिए, पहली कमी क्या है कि जो विकसित देश है ना उन्होंने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक को बनाए रखा है। यानी उन्होंने अभी व्यापार अवरोधक को बनाए रखा है, यानी अगर हम ले जाके अपना सामान वहां पे बेचें तो हमारा सामान क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। खास करके अमेरिका और भारत की बात कर लें तो हम दोनों में ना कृषि उत्पाद को लेकर काफी विवाद है। देखो, अमेरिका ना एक नई तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। दुनिया में ना अमेरिका जाना जाता है अपने किसानों को सबसे ज्यादा सब्सिडी देने के मामले में। अब वो अपने किसानों को काफी सब्सिडी देता है, इससे क्या होता है कि वहाँ के किसानों की जो लागत है वो काफी कम हो जाती है, ठीक है। और हमारे किसानों की लागत क्या है? ज्यादा है। अब हमारा किसान वहां पे ले जाके अपने अनाजों को बेच नहीं सकता, लेकिन वो लोग लाकर हमारे देश में आराम से बेच सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर है, जो कमी है वो ये है कि डब्ल्यूटीओ के नियमों ने क्या किया है? विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक खत्म करने के लिए विवश कर दिया है। विवश मतलब क्या होता है बाबू? मजबूर कर देना। यानी डब्ल्यूटीओ हम पर दबाव बनाता है कि आप व्यापार अवरोधक को खत्म करो, और विकसित देश नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ कहता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ के निर्णयों को देखिएगा ना तो उनमें यूएसए, यूएसए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ईयू का मतलब क्या होता है? यूरोपीय यूनियन, यानी यूरोपीय संघ। इनके बारे में अब आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। जापान, ऐसे जो विकसित देश हैं ना इनका ना प्रभाव रहता है। तो डब्ल्यूटीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो उसे अपने सभी मेंबर्स को समान देखना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो विकसित देश है ना वो अपने व्यापार अवरोधक को खत्म नहीं कर रहे हैं, और विकासशील देशों पर डब्ल्यूटीओ जो है वो दबाव बनाता है कि आप अपने व्यापार अवरोधक को क्या करो? समाप्त करो। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ जो भी अंतर्राष्ट्रीय नीतियां बनाता है व्यापार को लेकर, उन नीतियों पर या उन निर्णयों पर ना अमेरिका का, यूरोपीय संघ का, जापान जैसे देशों का प्रभाव रहता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उदारीकरण को थोड़ा न्याय संगत करने की जरूरत है। मतलब उदारीकरण का फायदा केवल कुछ ही लोगों को ना मिले बल्कि दुनिया के गरीब देशों को भी मिले। अब सवाल है, भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, वैश्वीकरण के कुछ अच्छे प्रभाव हैं और कुछ बुरे प्रभाव भी हैं। तो पहले हम अच्छे प्रभाव की बात करेंगे, यानी पहले हम सकारात्मक प्रभाव देखेंगे कि वैश्वीकरण का हमारे देश पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ा, यानी हमें क्या फायदा हुआ। तो सबसे पहले तो हमारे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। उपभोक्ता कौन होता है? जो किसी भी वस्तु और सेवा का उपभोग करता है या प्रयोग करता है। अब उपभोक्ताओं को कैसे लाभ हुआ बाबू? तो देखिए, हमारे पास क्या हो गए? अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हो गए। अब हमें कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाले सामान मिल जाते हैं। तो इससे क्या हुआ? लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। दूसरा फायदा हमें यह हुआ है कि हमारे यहाँ निवेश में वृद्धि हुई है। एमएनसी कंपनियां आती हैं और वो भारत में क्या करती हैं? खूब सारा निवेश कर रही हैं।
इसके अलावा भारतीय कंपनियों को भी लाभ हुआ। वो कैसे लाभ हुआ? तो हमारे जो उत्पादक हैं ना, उन्होंने उन्नत तकनीक, जो प्रगतिशील उत्पादन की विधियाँ हैं, उनके बारे में उन्हें जानकारी हो गई। इसके अलावा बहुत सारी हमारी कंपनियाँ जो हैं वो एमएनसी से प्रतिस्पर्धा करते-करते खुद ही एमएनसी बन गईं। जैसे टाटा मोटर्स की बात कर लें, एशियन पेंट्स की बात कर लें, इन्फोसिस है, सुंदरम फाइनेंस है, रैनबैक्सी है। ये सारी भारत की कंपनियाँ हैं और ये सारी क्या हैं? एमएनसीज़ हैं। यानी ये भारत से बाहर दूसरे देशों में भी क्या करती हैं? उत्पादन करती हैं। तो उपभोक्ता को भी लाभ हो रहा है, हमारे यहाँ निवेश भी बढ़ रहा है, हमारी कंपनियों को भी लाभ हो रहा है, यानी वैश्वीकरण के कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं। इसके अलावा रोजगार का भी सृजन हुआ। अब मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति आकर भारत में निवेश करता है, भारत में उद्योग स्थापित करता है, तो नए-नए उद्योग लगेंगे, हमारे सेवा क्षेत्र का भी क्या हुआ? प्रसार हुआ। तो इन सब में क्या होगा? रोजगार का सृजन होगा। रोजगार के सृजन का मतलब होता है नए-नए रोजगार क्रिएट होना। इसके अलावा वैश्वीकरण की वजह से संचार के साधनों का भी विकास हुआ। आज की डेट में आप देख लीजिए भारत के अंदर संचार के साधन कितने तीव्र हो चुके हैं। टेलीफ़ोन है, मोबाइल है, नेट है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? वैश्वीकरण की देन है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वैश्वीकरण के केवल अच्छे प्रभाव हों, वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, कुछ नुकसान भी हमें हुआ है, अगर फ़ायदा हुआ है तो। अब देखिए नुकसान क्या हुआ है, जो हमारे छोटे उत्पादक थे ना, उनको नुकसान उठाना पड़ा है। अब ये छोटे उत्पादक एमएनसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएँ। अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएँ, तो फिर आप हार थक कर आपने क्या कर ली, अपनी उत्पादन इकाइयाँ बंद कर ली। और ऐसा ख़ास करके जो बैटरी उत्पादन करने वाले हमारे छोटे-छोटे उत्पादक थे, प्लास्टिक के क्षेत्र में काम करने वाली छोटी-छोटी कंपनियाँ या फिर खिलौना बनाने वाली कंपनियों का तो बेड़ा गर्क कर दिया चीनी खिलौना कंपनियों ने, ठीक है? वो इतना सस्ता खिलौना बनाती हैं कि भारतीय उत्पादक उनके सामने टिक ही नहीं पाते हैं, तो ये नुकसान हुआ है इनको। इसके अलावा देखिए, अगर आप बात करो ना भारत में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार लोगों को कहाँ मिला था? तो वो लघु उद्योग में मिला था और वैश्वीकरण ने क्या किया? हमारे लघु उत्पादों को ख़त्म कर दिया। वैश्वीकरण के कारण लोगों का ना प्रेफ़रेंस बदल गया है, लोग अलग-अलग तरह की चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं और वो सारे उत्पाद जो हैं हमारे लघु उद्योग में नहीं बनाए जाते थे। तो जो लघु उद्योग में काम करने वाले लोग थे, अगर लघु उद्योग बंद हो जाएगा, तो वो क्या हो गए? बेरोज़गार हो गए। तो इसका मतलब इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। और एक और नकारात्मक प्रभाव हमें देखना चाहिए और वो हमें देखना चाहिए भारत के मज़दूरों पर, भारत के श्रमिकों पर। देखिए, भारत के श्रमिकों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो श्रमिकों की बेरोज़गारी में वृद्धि हुई। बहुत सारे ऐसे श्रमिक थे, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जिस तरह की कंपनियाँ स्थापित हुईं, उस तरह की कंपनियों में काम करने के लिए उनके पास स्किल नहीं था, मतलब हुनर नहीं था, इसलिए उन्हें काम नहीं मिला, तो बेरोज़गारी बढ़ी। इसके अलावा श्रमिकों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया। अब याद कीजिए, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या करती हैं, ये ठेके पर काम करवाती हैं, किसी को ठेका देकर काम करवा लिया, ठीक है? तो उसमें जब किसी भी कंपनी को ठेका मिला तो क्या होगा, वो नए-नए लोगों को काम पे रख लेगी और जब काम पूरा होगा फिर उनको निकाल देगी। तो अस्थायी आधार पर इनको काम मिलना, ठीक है? श्रमिकों को संरक्षण नहीं मिला, इनको लाभ नहीं मिला, जो सामाजिक सुरक्षा वगैरह का लाभ होता है वो सब नहीं मिला। इनको ज़्यादा ज़्यादा देर तक काम करने पड़ते हैं। तो वैश्वीकरण का हमारे श्रमिकों पर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब वैश्वीकरण में सरकार की भूमिका क्या है? देखिए, सरकार की भूमिका की बात करने का मतलब है कि भारत सरकार ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए क्या किया? तो देखिए, हमारी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया और ऐसा इसलिए किया ताकि पूंजी का, तकनीकी ज्ञान का, अनुभव का दुनिया के विभिन्न देशों के साथ में आदान-प्रदान हो सके। इसके लिए सरकार ने क्या किया? तो सरकार ने कच्चा माल, यहाँ पे कच्चा माल बोलना चाहिए हमें, कच्चे माल के आयात पर से अनेक प्रतिबंध हटा दिए। पहले क्या था, आपको अगर आयात करना है कच्चे माल का, देखिए बहुत सारी चीज़ों का हम उत्पादन करते हैं लेकिन उनके लिए ना हमारे पास कच्चा माल नहीं है, तो हम दूसरे देशों से मँगाते हैं। तो उन पर क्या था, पहले सरकार से अनुमति लेनी थी, उसको भी क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कच्चे माल के आयात पर जो प्रतिबंध था, उन प्रतिबंधों को समाप्त किया भारत सरकार ने। जो आयातित माल है, उस पे टैक्स जो था उसको सरकार ने काफ़ी कम कर दिया है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए सरकार प्रोत्साहन कर रही है, उनकी सुविधाएँ बढ़ा रही है। तकनीकी क्षेत्र को हर ढंग से उन्नत करने का प्रयास कर रही है। यानी भारत सरकार ने भी कई तरीके से प्रयास किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐसा अर्थव्यवस्था बनाया जाए कि दुनिया के विभिन्न देशों के लोग यहाँ पर आकर निवेश करें, यहाँ पर आकर उत्पादन करें, यानी कि हमारा देश दुनिया के दूसरे देशों से जुड़ जाए। अब एक सवाल है और ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा गया है, ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है।
सवाल ये है कि न्यायसंगत वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है? जैसे अभी हमने बोला कि वैश्वीकरण के प्रभाव हैं और उसमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अब न्यायसंगत वैश्वीकरण का मतलब क्या? यानी वैश्वीकरण का फ़ायदा सबको मिलना चाहिए। अगर आप नोटिस कीजिएगा ना, तो वैश्वीकरण का फ़ायदा सबको एक समान रूप से नहीं मिला है। तो अगर हम चाहते हैं कि वैश्वीकरण का फ़ायदा सबको एक समान रूप से मिले, तो वैश्वीकरण को क्या करना पड़ेगा हमें? वैश्वीकरण को हमें न्यायसंगत बनाना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि हमें पता ही है कि वैश्वीकरण सभी के लिए समान रूप से लाभप्रद नहीं रहा है। किनको फायदा हुआ है देख लीजिए, जो लोग शिक्षित हैं, जो कुशल हैं, यानी जिन्हें कोई काम करने आता है, हुनर है जिनके पास, जो संपन्न लोग हैं, इन लोगों ने वैश्वीकरण से मिले अवसरों का खूब लाभ उठाया और इनके जीवन स्तर में भी क्या हुआ? खूब सुधार हुआ। लेकिन अगर हम बात करें जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित, जो अकुशल हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जो गरीब वर्ग है, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, इनको ना वैश्वीकरण से कोई विशेष लाभ नहीं मिला। आज भी अगर आप इनका जीवन स्तर देखेंगे ना, तो काफ़ी निम्न है इनका जीवन स्तर और इनमें से अधिकांश क्या हैं? बेरोजगार हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वैश्वीकरण का सबको एक समान रूप से लाभ मिले, सभी एक समान रूप से विकास कर सकें, तो ज़रूरी है कि हम वैश्वीकरण को क्या करें? न्याय संगत बनाएं, यानी वैश्वीकरण को ऐसा बनाया जाए जिसका फ़ायदा केवल अमीर देशों को ही न हो बल्कि दुनिया के सभी देशों को हो, जिसका फ़ायदा केवल संपन्न वर्ग को ही न हो बल्कि सबको हो। तो अब अगर हमने ये समझा कि वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने की ज़रूरत है, तो अब न्याय संगत बनाएंगे कैसे? तो देखिए, न्याय संगत वैश्वीकरण बनाने के लिए कुछ कदम जो है सरकार उठा सकती है या सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए। पहला कदम क्या हो सकता है? तो जो श्रमिक कानून है ना, लेबर लॉज हैं, उनका ना सही से कार्यान्वयन होना चाहिए, यानी उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा से होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सही से उन्हें लागू करना, ताकि श्रमिकों के जो अधिकार है वो उन्हें मिल सके। इसके अलावा जो हमारे छोटे उत्पादक हैं ना, सरकार इन्हें वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है, ताकि वो क्या कर सकें? अपनी जो परफॉर्मेंस है, उन परफॉर्मेंस को सुधार सकें और वो विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लायक बन सके। इसके अलावा सरकार जो विश्व व्यापार संगठन है ना, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, इससे भी क्या कर सकती है? कुछ नीतियों पर समझौता कर सकती है, ताकि कुछ वस्तु और सेवाओं पर व्यापार अवरोधक आरोपित किया जा सके, ताकि हम अपने घरेलू उत्पादकों को संरक्षण दे सकें। इसके अलावा भारत सरकार एक और प्रयास कर सकती है, ठीक है, और ये है कि हमें क्या करना चाहिए? जो डब्ल्यूटीओ है ना, वहाँ पे विकसित देशों का वर्चस्व है, तो विकसित देशों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए सारे विकासशील देशों को मिल जाना चाहिए और मिलकर क्या करना चाहिए? दबाव बनाना चाहिए। तो ये कुछ कदम हैं जो कि वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अब एक टर्म है जो आपके बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में, विशेष आर्थिक क्षेत्र। देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है हम समझते हैं। इसको ना शॉर्ट में कहते हैं सेज। सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है विदेशी निवेश को आकर्षित करना। अब सेज क्या है? देखिए, सेज एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर ना कुछ सुविधाएं दी जाएगी। आपको यहाँ पे उत्पादन इकाई लगाने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। बिजली की व्यवस्था, पानी है, सड़क, परिवहन, भंडारण, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सरकार ना टैक्स हॉलिडे भी देती है। टैक्स हॉलिडे का मतलब क्या होता है कि आप फैक्ट्री लगाइए, सरकार ने मान लो किसी क्षेत्र को ना विशेष आर्थिक क्षेत्र बोल दिया है या सेज बोल दिया है, तो सरकार कहेगी कि आप यहाँ पे फैक्ट्री अपनी लगाइए, अगर आप यहाँ पे अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं तो आपको ना हम टैक्स में छूट देंगे। सरकार घोषणा कर सकती है 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। इस तरह की सुविधाएं जो है सेज के अंदर दी जाती है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे देश के लोग जो है आकर क्या करें? यहाँ पे पैसा लगाएं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने क्या-क्या प्रयास किए हैं? तो भारत सरकार ने भारत में कई सारे सेज का निर्माण किया, इसका मतलब कई सारे विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया है, ठीक है? इसके अलावा हमारे जो श्रम कानून थे, उनमें हमने काफ़ी लचीलापन लाया है, ठीक है? ताकि हम एमएनसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। व्यापार और आर्थिक नीतियों को भी हमने उदार बनाया है, यानी जो हमारी व्यापार को लेकर नीतियाँ थीं, उनमें जो प्रतिबंध थे, अवरोधक थे, उनको हमने समाप्त किया। जो और भी आर्थिक नीतियाँ हमारी थी निवेश वगैरह को लेकर, उन सब में जो भी प्रतिबंध वाली चीज़ें थी उनको हमने धीरे-धीरे क्या किया है? ख़त्म किया है। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको कि 1990 के दशक में भारत सरकार ने नई आर्थिक
नीतियों को लागू किया जिसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है क्या? उदारीकरण, ठीक है। और उदारीकरण मैंने आपको समझा ही दिया है कि प्रतिबंधों को हटाना, व्यापार पर से, निवेश पर से, उसको क्या बोलते हैं? उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, सरकार अपनी कंपनियों के शेयर जो है वो निजी क्षेत्रों को क्या कर रही है? बेच रही है। और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि दुनिया के विभिन्न देशों का आपस में जुड़ जाना। तो भारत सरकार ने क्या किया? 1990 के दशक में नई आर्थिक नीतियों के नाम से आर्थिक सुधारों को लागू किया। तो ये सारे प्रयास जो हैं भारत सरकार ने किए हैं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए। तो इस क्लास के अंदर आज हमने जो चैप्टर कवर किया वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव, एनसीईआरटी के अंदर जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर किए ही, साथ में जो छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे कवर किया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, या इसके अलावा हाल फिलहाल के एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो अभिकथन और कारण से कारण वाले सवाल हों, ठीक है, या स्टेटमेंट वाइज सवाल होते हैं, इसके अलावा चार्ट वगैरह, पाई चार्ट वगैरह के बेस पे जो सवाल बनते हैं, तो इस तरह के सवालों को ना हम अगले सेशन में कवर करने वाले हैं। तब तक मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सीरियसली क्लासेस को अटेंड कीजिए, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लीव करें, प्रयास करेंगे कि आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट किया जाए, उसका समाधान दिया जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।